है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान की। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान में देखिए जो अति लघु क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, उन्हीं अति लघु क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन देखिए लगा हुआ है आपका कि भाई प्रथम वर्ग के उत्तोलक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखो चाहे प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो, चाहे द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो, चाहे तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो, उसमें होता क्या क्या है। तो देखो 3 पॉइंटों को मेन रूप से आपको ध्यान रखना है। पहला है इसमें आलम्ब, आलम्ब को आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो बिंदु है वो है भार, इसमें भार होता है, भार को ध्यान रखना है। और तीसरा जो है वो है आयास। इन 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। ये तीनों बातों पे ही 3 आपके जो उत्तोलक हैं वो सिमट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे प्रथम वाले में क्या होता है भाई, प्रथम वर्ग यानी प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें क्या होता है, प्रथम वर्ग में आलम्ब आपको ध्यान रखना है, आलम्ब बीच में होता है। यानी इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कुछ जो आलम्ब है, आलम्ब इसमें क्या है बीच में होता है और एक किनारे पे होता है भार, दूसरे किनारे पे क्या होता है आयास, दूसरे किनारे पे क्या होता है आयास। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, आलम्ब बीच में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो आलम्ब होता है वो बीच में होता है, एक ओर भार होता है तो दूसरी ओर क्या होता है आवास होता है। यहाँ पे आलम्ब लिखा है, मिस्टेक है। उदाहरण के लिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो कैंची है, तराजू है और हैंड पंप है। अगला क्वेश्चन है बसा को कितने समूह में बांटा गया है। तो बसा को मुख्य रूप से 3 समूह में बांटा गया है, संतृप्त बसा, असंतृप्त बसा और बहु असंतृप्त बसा। जो संतृप्त वसा है उसके जो एग्जाम्पल हैं वो मक्खन है, शुद्ध घी है, वनस्पति घी है और नारियल घी है। असंतृप्त वसा में मूंगफली, सरसों और जैतून का तेल है। नेक्स्ट है बहु असंतृप्त वसा, इसमें सूरजमुखी, सोयाबीन और मकई का तेल है। ये आपको ध्यान रखना है। जो आप नेक्स्ट ये देख रहे हो समीकरण, ये समीकरण थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप देख लीजिए। इस प्रकार से आएगी, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपसे करवाएगा। देखो यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, अब इससे बनेगा क्या, तो इससे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकल जाएगी। रिएक्शन बैलेंस है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है तो सब बुध हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूछे आपसे तो बड़ा जब पूछेगा तो बृहस्पति आपको लगाना है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है देखिए आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो देखो आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है। आकाशगंगा है वो असंख्य तारों का क्या होता है, विशाल पुंज होता है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी भी कहा जाता है। तो आपको अगर पूछा जाए आकाशगंगा क्या होता है, तो आकाशगंगा क्या होता है, असंख्य तारों का पुंज होता है, जिसमें कुछ अधिकांश जो तारे होते हैं वो आंखों द्वारा दिखाई देते हैं। यूनानी भाषा में इसे क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहा जाता है। सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताओ। तो देखो सौर मंडल के ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो सबसे छोटा जो है वो बुध है और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वो है तारामंडल क्या होते हैं। तो तारामंडल क्या है, आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को हम तारामंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताओ। तो देखो आकाशगंगा के जो तारामंडल हैं इनके नाम कौन कौन से हैं। पहला नाम है वृश्चिक, दूसरा है ओरियन, तीसरा जो नाम है वो है सप्तऋषि और चौथा है कृत्तिका। ये भी आपको ध्यान रखना है। छाया क्या है, छाया क्या है इसको समझो। देखो जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है,
क्या कह रहा है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु का प्रकाश जो है वो आर पार से रोक देती है। तो वस्तु प्रकाश को आर पार जाने से क्या है, रोक देती है, जिससे वस्तु की दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण है वो किस समय होता है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी SA। क्या है? SA। ऐसे सूर्य ग्रहण ऐसे है अमावस्या, यानी जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है। यानी अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा, और चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण की अगर बात करें तो चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, तो मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी कि भाई आपको CP ध्यान रखना है। C से चंद्र ग्रहण, P से आपको पूर्णिमा, यानी जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। अब चंद्र ग्रहण में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। देखो पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। बीच में क्या आता है, पृथ्वी, किसके, सूर्य और चंद्रमा की। और सूर्य ग्रहण कब होता था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता था, चंद्रमा आ जाता था सूर्य ग्रहण में। लेकिन जब चंद्र ग्रहण की बात करेगा तो पृथ्वी बीच में आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फसल किसे कहते हैं? भाई एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाई गई एक ही जाति के पौधे के समूह को हम फसल कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, देखो एक ही जाति के पौधे के समूह की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। फसल कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, स्टार लगाओ, एग्जाम्पल यहाँ से पूछा जाता है। फसलें कितने प्रकार की होती हैं, तो खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, 3 एग्जाम्पल दे देगा खरीफ के, 1 एग्जाम्पल देगा रबी का, और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिंचाई की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो सिंचाई की जो विधियाँ हैं वो देख लीजिए आप। प्रवाह विधि है, कूड़ विधि है, बाढ़ विधि है, क्यारी विधि है, वलय स्थिति है, वलय विधि है और ड्रिप विधि है। ये सब जो विधियां हैं ये सिंचाई की प्रमुख विधियां हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भाई कह रहा है इसमें कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। तो कृषि के प्रमुख यंत्र कौन से हैं? हल है, पटेला है, बखर है, रेक है, फावड़ा है और आपका ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है और डिबलर है। ये सब क्या हैं? ये कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा का मतलब है मिट्टी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटकर क्या है, मिट्टी चली जाती है। जैसे मान लो ये आपका खेत है और एक ये खेत है और ये आपका रास्ता जा रहा है, तो मिट्टी क्या है, आपके खेत में से हो सकता है वो आपके खेत का जो हुआ, खेत को आपने जोता है तो हो सकता है आंधी चल रही हो तो हवा में मिट्टी के कण उड़ के जा रहे हों। हो सकता है कोई जंगली जानवर घुस गए हों, आपके खेत में चले गए हों तो उनके जो पैर हों, पैरों से कट के मिट्टी आ रही हो सकता है वो पानी का बहाव के कारण हट रही हो मिट्टी। तो मिट्टी किसी के भी कारण हटे, यानी मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटकर पहुंच जाना ही क्या कहलाएगा, मृदा अपरदन कहलाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है बीज बोने की प्रमुख प्राचीन विधि कौन सी है? तो हाथ से छिटकवा विधि, यानी गेहूं को जब आप बोते हो तो अपने हाथ से ही बोते हो, ये प्राचीन समय से चली आ रही है। कार्य किस प्रकार की राशि है? तो कार्य जो है वो अदिश राशि है। एम के एस पत्ती में कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। अब देखो बल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको लिखने के लिए आता है, इसलिए आपको डीपली तैयारी करनी होगी। ऊपरी आपको ज्ञान नहीं लेना है, डीपली तैयारी करिए, याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में भूल जाते हैं बहुत जल्दी। 25 नंबर का पेपर है, बाहर निकलने को नहीं मिलेगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बल किसे कहा जाता है? किसी पदार्थ अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे बल कहते हैं। यानी किसी पदार्थ अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता हो पड़ती है उसे बल कहते हैं। परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो जो परिवहन के साधन होते हैं वो पेट्रोलियम उत्पाद पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? जो विद्युत ऊर्जा है उसका उपयोग कहाँ पे आप करोगे? तो यहाँ पे देखिए आप
विद्युत ऊर्जा का जो उपयोग है वो मशीनों, पंखों, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि या ईटीसी चलाने में किया जाता है। और भी बहुत है, आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है बायोगैस से क्या आशय है। तो बायोगैस जो है वो गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस से क्या आशय है, तो गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न जो गैस है वो बायोगैस कहलाती है। ऊर्जा के इस पे आप स्टार लगाओ, अनवीनीकरण और नवीनीकरण। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पेपर में बनता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है आपसे अनवीनीकरण, यानी अनवीनीकरण का मतलब है ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो अनवीनीकरण कहलाते हैं। जैसे पत्थर का कोयला, जैसे देखो पत्थर का कोयला पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं, ठीक है। और नवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा में पुनः प्राप्त किया जा सकता था। ये आपको दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, यहाँ से बार बार पेपर में बनता है। अब देखो यहाँ पे आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो आसवन जो विधि है उसका मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन और पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि का प्रयोग किया जाएगा। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, देखो कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कोयला और पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब आपका पूछा गया है नवीकरणीय स्रोत या ऊर्जा के असीमित स्रोत। असीमित का मतलब इनकी कोई भी सीमा नहीं है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, वायु है, जल है, बायोगैस है एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। तो ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय 100% आप याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रुधिर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो रुधिर को ऊर्जा जो है वो भोजन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन कौन से साधन आवश्यक हैं। तो जीवन के अस्तित्व हेतु कौन कौन से साधन आवश्यक हैं, भोजन है, कपड़ा है, मकान है, यातायात है, शिक्षा है, मनोरंजन है आदि साधन आवश्यक हैं। ये सभी साधन आवश्यक हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। तो भाई वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत देखिए, सौर ऊर्जा है, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्पल में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा या 1 नंबर में कह सकते हो आप, 1 नंबर में क्वेश्चन ये वाला बन सकता है, इसको आप स्टार लगाओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है, इसका कहाँ उपयोग होता है। तो देखो सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। सौर सेल होता क्या है, सौर सेल क्या होता है समझो, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति को सौर सेल कहते हैं। सौर सेल का मतलब सोलर पैनल से आप कनेक्ट करो इसे। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने हेतु अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। हेड पंप किसका उत्तोलक है, तो प्रथम उत्तोलक है हेड पंप। अगला देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलक का एक एक उदाहरण। प्रथम उत्तोलक है वो हेड पंप है, द्वितीय उत्तोलक है पहिए वाली ट्राली है, तृतीय उत्तोलक है और चिमटी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। अच्छा, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका देखो मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उसे इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक क्या है, तो केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, केंद्रक। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है केंद्रक जीवद्रव्य क्या है। केंद्रक जीवद्रव्य क्या है, तो केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। कोशिका के कितने प्रमुख अंग हैं, या कोशिका के प्रमुख कितने अंग हैं,
तो देखो कोशिका के 3 प्रमुख अंग हैं, कोशिका भित्ति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रक को क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। ये 3 पार्ट्स हैं, 3 अंग हैं। कोशिका भित्ति आपको ध्यान रखनी है और कोशिका द्रव ध्यान रखना है और केंद्रक ध्यान रखना है। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले ऊतक की परिभाषा याद रखनी है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान होता है ऊतक कहलाता है। अब ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे ऊतक के प्रकार दिए हैं। ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्र का ऊतक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं? तो जीवन की जो आधारभूत क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं समझो। देखो पोषण, पोषण का मतलब है जो आप खाना पीना खाओगे वो। इसके बाद श्वसन है, श्वसन के बाद भाई जो खाओगे पियोगे उसका उत्सर्जन होगा। परिसंचरण है, नियमन तथा समन्वय और वृद्धि और प्रजनन है। ये सभी क्या हैं? जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हो। जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो जीवधारियों में प्रजनन की 3 विधियां हैं: वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। क्लियर? यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो भाई सोलर पैनल का विशेष रूप से प्रयोग कहाँ किया जाता है? कॉमन सेंस बेस पे भी इसे कर सकते हो। सोलर सेल का प्रयोग विशेष रूप से दूरस्थ यानी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है, जहाँ यानी लाइट उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे रोशनी करने के लिए, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल होता है उसका यूज आप कर सकते हो। पवन ऊर्जा क्या है? तो वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा भी स्टार लगाओ, यह भी क्वेश्चन अच्छा है। जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है? अब यहाँ पे समझो भाई, जल ऊर्जा यानी जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होगी? तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है या बदला जाता है। इस प्रकार बदला हुआ जो जल है वो ऊर्जा का स्रोत है। ज्वार भाटा, स्टार लगाओ इस पे। ज्वार भाटा ये दोस्तों हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। ज्वार भाटा क्या है इसको समझो आप। देखो तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है, इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हो इस पे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है? ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इतना लिख देना आप कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। आपको जो मार्क्स मिलेगा इतना लिख दोगे तब। सरल मशीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो कार्य में सरलता यानी सुविधा और सरलता एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं, सरल मशीनें कहलाते हैं। सरल मशीन का एक उदाहरण बताओ। तो सरल मशीन का एक उदाहरण है वो चाबी है। सरल मशीन के प्रकार बताओ। तो सरल मशीन के प्रकार उत्तोलक है, पेच है, घिरनी है, झुका तल है, पहिया और धुरी है। अगला क्वेश्चन देखो, घिरनी क्या है? तो घिरनी क्या है समझिए यहाँ पे। घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल और अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। डी सी आपको ध्यान रखना है, डी और सी। डी से विटामिन डी, सी से कैल्सीफेरॉल। रोग होता है सूखा रोग, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन 100% पेपर में 1 मार्क्स दे के जाएगा। टोटल विटामिन जितनी भी हैं सारी आपको याद रखनी है। चलिए मैं बता भी देता हूँ। देखो बसा आपको ध्यान रखना है, बसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, यानी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार की होती है, बसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन होती है वो होती है बी और सी।
जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है वो होती है KEDA, ठीक है। अब यहाँ से इनके रासायनिक नाम भी पूछे जा सकते हैं, यानी केमिकल नेम भी पूछे जा सकते हैं, और इनसे होने वाले रोग भी पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके केमिकल नेम भी बता दूंगा। अभी जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे वो करा दूं, इसके बाद जब ये विटामिन वाला आएगा तब आपको करा देंगे। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा पे स्टार लगाओ भाई। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, ये बेकिंग सोडा है, NaHCO3, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका उपयोग क्या करो, उपयोग कहाँ पे करोगे? तो देखो, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे करोगे ये समझो। त्वचा को गोरा करने के लिए आप बेकिंग सोडा का यूज करोगे, त्वचा को नमी मुक्त रखने के लिए भी करोगे, और खाद्य पदार्थों में खमीर के लिए, केक के लिए बेकिंग सोडा, और ब्लीचिंग एजेंट के लिए करोगे बेकिंग सोडा का यूज। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन। मैंने अभी बताया है जल में घुलनशील, मैंने आपको बताया था BC, क्या बताया है? BC। और वसा में घुलनशील मैंने आपको बताया था कीड़ा, KEDA, कीड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनके देखो आपको देखना है केमिकल नेम, यानी रासायनिक नाम। देखो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लो विटामिन सीरियल से ABCD, ठीक है, और एक आपका है E और K, ये लिख लो। अब अगर विटामिन पूछे आपसे कि आप ये बताओ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है AT का मतलब है थायमीन। इसी प्रकार बी, एक मिनट रुकिए, थायमीन नहीं है, एक मिनट, हाँ, अब आपको ध्यान रखना है ABCDE और K। आपको ध्यान रखना है एक शब्द एयर, क्या ध्यान रखना है? एयर, ठीक है, क्या ध्यान रखना है? एयर। यानी विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपका रेटिनाल है। विटामिन बी तो BT ध्यान रखना है, थायमीन है। C तो A ध्यान रखना है, CA एस्कॉर्बिक एसिड है। D और C ध्यान रखना है, C से क्या है? कैल्सीफेरॉल है। E से ध्यान रखना है ET शॉर्ट फॉर्म है, ET टोकोफिरॉल है। N ध्यान रखना है, N से क्या हो जाएगा? नेफ्थोक्विनोन। इस प्रकार से आपको याद रखना है, या आप ट्रिक याद रख सकते हो, रथ पे एक ट्रॉफी, इससे भी आपको रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। यहाँ पे इनके भी केमिकल नाम आपको याद रखने हैं। जैसे अगर मैं B1 की बात करूँ, B1 का क्या है? थायमीन है। B2 का है राइबोफ्लेविन, B3 का है न्यूसिन, B5 का है पेंटोथेनिक एसिड, B6, B7 बायोटिन है, B9 है फोलिक एसिड, B12 होता है फ्यूलिक एसिड, B9 बायोटिन है। एक मिनट आगे समझिए। वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन मैंने आपको बताया था कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ठीक है। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये आपके हैं। अगला देखो, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में इकट्ठी होगी? तो भैया घड़ी में जब आप चाबी भरने पर स्प्रिंग में स्थित ऊर्जा इकट्ठी होगी। कौन सी स्थित ऊर्जा? कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंग, कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंग कौन से हैं? फेफड़ा है, गुर्दा है और त्वचा है। फेफड़ा, गुर्दा, त्वचा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है? तो देखो, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन हो जाता है तो इसे हम कार्य कहते हैं। इसका मात्रक होता है जूल, ये आपको ध्यान रखना। उत्तोलक कितने प्रकार के? प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के। प्रथम प्रकार के उत्तोलक आपको ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा। द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार, तीनों की परिभाषा आपको याद रखनी है, तीनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। विटामिन मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताओ जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है, तो वो है दूध, ठीक है। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो भैया 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन।
ठीक, 63 क्वेश्चन मैंने इसमें पार्ट 1 में करा दिए, इसके मैं पार्ट 2 बहुत जल्द लेके आऊँगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप अवश्य बताना। देखिए साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं आपके डीएलएड के पेपर में, ये ज़्यादा टफ नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप टेंशन फ्री रहिए, बस आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।